मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का आपके और अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में स्वागत करती हूँ। आज मुझे ये बताने में बहुत गर्व फील हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज हमारे शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है अतिथि के रूप में, जिन्होंने ना जाने कितनी बच्चियों की, कितनी लड़कियों की, कितनी महिलाओं की ज़िंदगी संवारी है, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेड ब्रिगेड की संस्थापक रिस्पेक्टेड उषा विश्वकर्मा जी की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। हमारे शो में अगर एक आसान शब्दों में समझा जाए, रेड ब्रिगेड क्या है? रेड ब्रिगेड एक सामाजिक संस्था है और रेड ब्रिगेड ये है कि जो लड़कियों के मुद्दे पर, लड़कियों की ताकत पर और उनके आत्मविश्वास पर और उनके इतिहास पे काम करता है। मेरे ऐसे संज्ञान में है कि जब आपने इस संगठन की शुरुआत की तो आपके अपनों ने ही, अपने मीन्स रिलेटिव्स ने ही इस चीज़ को अपोज किया। तो फिर आप उस स्थिति को आपने कैसे फेस किया और फिर अपने संगठन को कैसे आपने आगे बढ़ाया? मैं संगठन की बात करूँ तो कभी ऐसा कुछ मन नहीं था कि कोई रेड ब्रिगेड बनेगा और फिर उषा काम करेंगे और फिर इस तरह का काम करेंगे। जो मेरे साथ कुछ घटना हुई रेड ब्रिगेड बनने से पहले, 2006 में मैं बच्चों को पढ़ाती थी स्लम्स बस्ती में और मेरे साथी ने मुझ पर बलात्कार का प्रयास किया था। और मैं भले ही उस समय बहुत तेज़ तर्राक और बहुत लड़ाकी लड़की थी, लेकिन जब ये मेरे साथ घटना हुई और घटना के बाद मैंने अपने आप को बचाया भी, लेकिन बचाने के बाद जो मेरे लिए झटका था कि जो मेरे साथ हादसा होते होते बचा, वो मेरे लिए एक बड़ा सदमा था। और इस सदमे के कारण मुझे करीबन 1.5 साल लगा निकलने में, क्योंकि वो कहीं दिमाग में बैठा हुआ था कि ये जो घटना होते होते मेरे साथ बची है, वो अगर मैं किसी से शेयर करूँगी तो लोग मेरी ही गलती देंगे, क्योंकि वो दिमाग में बैठा था। क्योंकि गलती इसलिए देंगे कि मैं एक लड़की हूँ और कोई भी गलत चीज़ होती है तो वो लड़की को ही ब्लेम किया जाता है। तो इस कारण मैंने अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर किया, मैंने किसी दोस्त से नहीं शेयर किया। और ये अंदर जो ये घुटना शुरू हुई मैं, घुटन शुरू हुई मैं, और ये करीबन मुझे 1.5 साल तक परेशान किया। और उस 1.5 साल के बीच में जो पुरुषों से मेरा घृणा हो गया था, अपने पिता को भी मैं देखना नहीं चाहती थी। अंकल को कई बार काट लिया, पिता को मार दिया, अपनी आंटी को। ऐसा भी हुआ? हाँ, वो पागल की स्थिति हो गई थी। और सब लोग, कोई कह रहा था कि बीमार हो गए हैं, किसी को लग रहा था सदमा लगा है किसी चीज़ का, कोई कह रहा था कि किसी से प्रेम कर रही थी तो प्रेम में कुछ जो मतलब झगड़ा उगड़ा हो गया है, ब्रेक हो गया है उसको लेकर के। तो फिर उसके बाद जब उससे भी नहीं ठीक हुए तो कुछ लोगों ने राय दी कि मुझे भूत चढ़ा है। तो मेरे माँ बाप ने भूत भी दिखाया गया मुझे, बाल पकड़ पकड़ के। मतलब जो भी मेरे माँ बाप को लगता था कि किसी तरह ये। आपने ये चीज़ बताई नहीं थी? नहीं, वो हिम्मत ही नहीं होती थी। और वो जब वो फेस आता था, वो सारी चीज़ें मुझे याद आती थी तो मैं अपना आपा खो देती थी। वो मतलब बिल्कुल डीपली मेंटल ट्रॉमा में चली गई थी। तो कई बार तो ये भी हुआ कि आपकी बेटी पागल हो गई तो उसको पागल खाने भी भेजा जाए, तो वहाँ भी मैं गई। मतलब वो जर्नी मेरी थी कि पागल खाने तक का मुझे ले जाया गया। खैर, वहाँ पे कुछ परिचित लोग मिले, फिर उन्होंने काउंसलिंग की मेरी, तो बोला कि नहीं, पागल तो नहीं है बिल्कुल, और इसको कोई झटका तो लगा ही है। तो खैर, मेरे कुछ साथी मिले और उन्होंने जो मेरी स्थिति देखी, क्योंकि मैं बहुत हंसती हूँ और बेबाक बोलती हूँ, वो हंसी और वो बेबाकी मेरी चली गई थी। और उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ जो इस तरह की घटना हुई। तो खैर, उन्होंने मेरे साथ बातचीत की, काउंसलिंग की, बाहर थोड़ा घुमाने भी ले गए और फिर बातचीत हुई। तो मैंने वो उनको उतनी, फिर शायद हिम्मत आ गई थी, वो बताया मैंने। और फिर घर पे आकर के डिस्कस हुआ कि ये घटना हुई है। तो खैर, मेरे पेरेंट्स का वही रिएक्शन कि मैं जान से मार दूंगा उसको, ये सारी चीज़ें। तब तक मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे अब काम करना है। क्योंकि ये समझ में आ गया था कि जिस शिक्षा पे मैं काम करती हूँ वो शिक्षा हमारे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है।
क्योंकि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो पढ़ाई और शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। एक शिक्षित लड़की, नौकरी करने वाली लड़की के साथ भी एक घटना होती है और उसको भी वो फेस करती है। तो मुझे लगता है कि मुझे इस मुद्दे पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और फिर हमने उस पे काम करना शुरू किया, क्योंकि उस समय बहुत कम उम्र थी, करीबन 18 की भी मैं नहीं पूरी हुई थी। तो जैसे प्रोटेस्ट करना, जो हमारे साथ जो लड़कियां छोटी छोटी थी, मैं सबसे बड़ी मैं ही थी, प्रोटेस्ट करना, नुक्कड़ नाटक करना, रैली निकालना, जितना भी समझ में आता था वो मैं करती थी। बीच में क्या हुआ कि जब हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे थे तो हमारा ड्रेस कोड तो था नहीं, अलग अलग 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो अलग अलग कपड़े पहने हैं, तो वो जो एक मैसेज जाना चाहिए वो जाता नहीं था कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो लड़कियों ने तय किया, हमारा कोई नाम तब तक नहीं था, किसी ग्रुप का कोई नाम नहीं था। तो लड़कियों ने बोला कि दीदी हम लोग जब नाटक करते हैं तो कोई मतलब असर नहीं पड़ता है, हम जिस भी मुद्दे को लेके, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं, तो हम लोगों को एक पोशाक मतलब एक ड्रेस होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उस समय कोई फंडिंग भी, आज भी फंडिंग हमारी नहीं है, तो हाँ उस समय भी लोकल लोग सपोर्ट करते थे, तो कुछ लोग थे, तो हमने कहा कि मुझे 15 लड़कियों के लिए एक सलवार सूट सिलवाना है, तो आप सिलवा दीजिए या फिर मुझे उतनी मदद कर दीजिए। तो खैर उन्होंने मदद किया। तो हम लोगों को जब मदद मिली तो ये हुआ कि कौन सा कलर, तो उसमें भी फिर मीटिंग हुई और तय हुआ कि लाल और काला। तो फिर ये मैंने पूछा कि लाल काला क्यों, तो फिर क्योंकि जिन लड़कियों के साथ हम लोग काम कर रहे थे उनके साथ भी कहीं ना कहीं घटना और उसमें सर्वाइवर भी थे। तो उन्होंने कहा कि लाल मीन्स संघर्ष और ब्लैक मीन्स विरोध, कि हम संघर्ष तो कर ही रहे हैं एक औरत और एक महिला होने के कारण, लेकिन हमारे ऊपर अगर कुछ गलत हो तो मुझे विरोध भी करना आना चाहिए। तो लाल और काला हम लोगों ने पोशाक बनाया, जैसे कि ये पीछे है काली शलवार और दुपट्टा और लाल कुर्ता। तो इसको पहन के हम लोग निकलने लगे, तब तक कोई नाम नहीं था हमारा। तो उस पर भी कमेंट शुरू हो गए कि ओहो तितलियाँ जा रही हैं, तो किसी ने कहा सुंदरियाँ जा रही हैं, तो किसी ने कहा ओहो जो है मतलब भौरे लाल कलर के जा रहे, तो मतलब अलग अलग कमेंट आने लगे। तो किसी ने कहा वो उड़ा का दल जा रहा है, तो उसमें से एक ग्रुप ने बोला क्या बात है, पावरफुल रेड ब्रिगेड जा रही है। तो वो हमारे ग्रुप ने हमने कैच किया, बोला ये नाम तो बड़ा अच्छा है और आज तक हमारा नाम भी कोई नहीं पड़ा हुआ है, तो आज से हम रेड ब्रिगेड हैं। तो सडन ये ख्याल, हाँ उस दिन से रेड ब्रिगेड का नाम पड़ गया, मंचलों ने दिया और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम आज से रेड ब्रिगेड हैं। काम कर रहे थे, लेकिन वो जो एक छेड़छाड़ हो रही थी उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था, हम लोग को भी कभी छेड़ देते थे और उतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी। तो फिर बैठ करके मीटिंग की गई कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तो हम लोग को 3-4 स्टेप बनाए। पहला कि अगर कोई लड़का बदतमीजी कर रहा है रास्ते में, तो उसमें इतनी हमें तो हिम्मत होनी चाहिए कि आंख में आंख डाल करके उसको बात कर सकें। दूसरा, अगर उसके घर के बारे में मुझे पता है तो एक बार वहाँ पे भी शिकायत कर दें। तीसरा ये है कि एक बार पुलिस कंप्लेन भी करें कि भाई जिस रास्ते से हम जाते हैं, क्योंकि स्कूल का रास्ता एक ही होता है और टाइमिंग वही होती है, तो उस समय कुछ पेट्रोलिंग कर लें और ये सारी चीज़ें। तो पुलिस के पास गए तो उन्होंने तो बहुत सारा बवाल बनाया कि आप निकलती क्यों हैं, कपड़े ढंग से पहनिए, नंबर तो उस समय हम लोग के पास थे भी नहीं, नंबर चेंज कर लीजिए या फ़ोन क्यों रखती, मतलब बहुत सारी बात बताई उन्होंने, एक्सक्यूजेस दिखाए। हम लोग वापस चले आए। और हमारे यहाँ एक बार क्या हुआ कि जो लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनको हम पढ़ाते थे, तो उनको हम लोगों ने यहाँ के स्कूल में गोमती नगर में एक प्रेरणा गर्ल्स इंटर कॉलेज है, आपने सुना होगा, तो वहाँ से सपोर्ट करके हम लोग यहाँ पे उनको पढ़ाते थे, क्योंकि अच्छा स्कूल है वो। उसमें क्या हुआ कि 11 लड़कियां वैन में बैठ के जाती थी, तो टाइम तो सेट होता है कि आपको 1 बजे गाड़ी लेने आएगी और 5 बजे छोड़ेगी, वो तो एक टाइम फिक्स है और एक जगह फिक्स है। तो वहाँ क्या होता था कि जैसे जब वो स्कूल जाती थी तब भी 8-10 लड़के खड़े हो कि भाभी जी कहाँ जा रही है, भाभी जी आपको भैया बहुत प्यार करते हैं, मतलब इस तरह का कमेंट लगातार 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, वो चलता रहा। इन लोगों ने कई बार बोला भी कि तुम बदतमीजी क्यों करते हो, लेकिन वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसको। पुलिस कंप्लेन की और डांट उठ के भी देख लिया, मुझसे भी बोला, लेकिन कोई फ़र्क उन लोगों को नहीं पड़ रहा था। जब सामने नहीं बोलते थे, जैसे हम लोग हटते थे वो लड़कियों पर फिर से वो शुरू हो जाते थे। तो
करीबन 1 महीने बाद उन लोगों ने तय किया कि आज अगर ये खड़े हुए तो आज हम इनको जवाब देंगे। लड़कियों ने कहा, शाम का समय था, वैन आई वापस, लड़कियां उतरी और उसमें फिर 5-6 लड़के शुरू हो गए। इन लोगों ने बैग वहीं पटका और उस लड़के को दौड़ा के पकड़ा और पीटा। अच्छा। और ठीक से पीटा और उठा के जो मेला मैदान है उसी में फेंकाई। बोली अब तुमको जो करना हो कर लो। और गुस्से में आई, मेरे पास आई, बोली दीदी मैंने उसको आज मारा। तो क्योंकि मुझे पता था, हमने कहा ठीक है। तो उनके फिर पिताजी उनके गुस्सा करके आए। उन्होंने, वो लड़के ने जाके बताया कि हम ऐसे सीधे सीधे जा रहे थे, उषा दीदी की लड़कियों ने पकड़ के मुझे बहुत पीट दिया। तो वो आए, तो मैंने बोला कि ठीक है मारा गलत बात है, लेकिन आप ये बताइए कि आपके कितने बेटे हैं। तो बोले एक। तो हमने कहा ये आपकी बहू है, भैया आपके शायद बड़े बेटे से इसकी शादी हुई है, आप इसको ले जाइए। तो बोले क्या बदतमीजी। हमने कहा भाई 1 महीने से ये इसको भाभी भाभी कह रहा है और भाभी को प्रेम करता है ये। अच्छा, वो लड़के दोनों भाई हैं? हाँ। अच्छा। भाई कोई नहीं था, वो कमेंट ऐसे करते थे कि ग्रुप में वो होता ना कि वो मेरी वाली है, वो तेरी वाली है, तो वो जो तेरी वाली वो मेरी भाभी हो गई, इस तरह की सारी चीजें थी। तो मतलब उनके पिता ने बोला तो मेरा तो सिर्फ यही बेटा है, तो बड़ा बेटा कहाँ से आ गया। तो बोले कि ऐसा क्या। तो हमने कहा कि 1 महीने से इसको हैरेस कर रहा था, एक बार हम आपके घर भी गए बट आप नहीं मिले। तो बोले कि अच्छा। तो हमने कहा कि एक महीने से ये बोल रहा है कि भाभी, और भाभी बोल बोल कर सुबह शाम ये इसको इन लड़कियों को परेशान करता है। तो आप बताइए, हम तो खुश हैं, आप इसको ले जाइए ब्याह के। भाई आपने शादी करी ली, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी बहू अगर यहाँ रह रही है तो उसको आप अपने घर ले जाइए ना। वो रास्ते में क्या छेड़छाड़ कर रहा है, भाभी से जितना छेड़छाड़ करनी हो भाई घर में करे, वो आप इसको लीजिए। तो खैर वो बड़ा शर्मिंदा हुए और उन्होंने नजरें झुकाई और वहीं से पीटते हुए अपने बेटे को ले गए। अच्छा। तो वो एक जो दिन था वो मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस और मेरे लिए जो एक अनुभव था कि उस दिन से उन लड़कियों में थोड़ी हिम्मत बढ़ गई थी कि मैंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई और ये जो है ये हमारे लिए ज़रूरी है। और अब हम अगर हमारे साथ कोई बदतमीजी करेगा, हम समझा रहे हैं और नहीं समझेगा तो हमें ये भी करना पड़ेगा। तो ऐसे फिर शुरुआत हुई रेड ब्रिगेड की। तो इस तरह से आपने बताया है। अच्छा, काफ़ी बार ये होता है, देखने को मिलता है, जैसे आपके साथ भी जितने भी सर्वाइवर्स जुड़े हुए हैं, बहुत बार ये देखने को स्थिति मिलती है कि एक क्रिमिनल को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं और बहुत सी तगड़ी अप्रोचेस भी लगाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या किसी भी क्षेत्र से हो। कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ कि मान लीजिए आपके साथ कोई जुड़ा हुआ इंसान हो, कोई बच्ची हो, महिला हो, और उसके साथ कुछ घटना हुई हो और उसको बचाने के लिए आपके ऊपर किसी भी तरह का एक पॉलिटिकल, आपके संगठन पे एक पॉलिटिकल प्रेशर हुआ है, ऐसा कुछ हुआ कभी? बिल्कुल, ऐसा तो मतलब बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। अभी स्टार्टिंग में जब हमने ये शुरू किया तो 2 केस बहुत स्ट्रॉन्ग लिया था। स्ट्रॉन्ग इसलिए कि वो जिन्होंने ये घटना की थी वो थोड़ा दबंग टाइप के थे। पहला था कि एक बीकेटी का केस था, बलात्कार का केस था, जस्ट उसके बगल वाले ने उस 13 साल की बच्ची के साथ घटना की थी और जिसने घटना किया था, जो अपराधी था, उसके सर पे जो है वहाँ के प्रधान का हाथ था। तो इसमें जो है काफ़ी समय लगा और उसमें एक बार ऐसा भी हुआ कि किडनैप करने की मुझे कोशिश भी हुई, कई बार मेरे घर की रैकी भी की गई। और दूसरा जो केस उसी समय लिया था 2014 में, महक नाम की लड़की थी और उस बच्ची का जो है गैंग रेप हुआ था उसी माड़ियाओं के एरिया में और उसके लिए हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा था क्योंकि एफआईआर ही नहीं हो रही थी और एफआईआर हो गया था तो अपराधी अरेस्ट ही नहीं किया जा रहा था क्योंकि थोड़ा सा वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ था। हाँ, तो उसमें हम लोगों को पूरा थाने का 1-2 बार पूरा घेराव करना पड़ा था और फिर उसके बाद कई दिनों तक वो धरना चला और उसमें लड़ाई झगड़ा और उस बच्ची के घर में मतलब कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो वहाँ पर जा कर के उस बच्ची को ये बोल रही थी कि उसके घर वालों को समझा रही थी कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप केस वापस ले लीजिए।
और उसका पूरा घर भी एक प्रेशर में था, लेकिन वो बच्ची जो है प्रेशर में नहीं थी। वो बोली कि नहीं, मुझे ये लड़ना है। तो वो बहुत ही जो वो गैंग रेप जो बच्ची के साथ हुआ था, तो वो काफ़ी उसके लिए हम लोगों को फाइट करनी पड़ी थी और संघर्ष करना पड़ा था। खैर फिर अरेस्ट हुए और फिर बीच में वो मतलब उनको सज़ा भी मिली। तो कई बार ऐसा केस हुआ है। जैसे अभी एक यहीं पे ही है वो बच्ची, तो अभी एक जो वो मैरिज को लेकर के बवाल हो रहा था कि वो 16 साल की है और घर वाले ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहे थे। तो वो बच्ची गुस्से में निकल गई और मुझे फिर मेरे पास फ़ोन आया कि हाँ वो झांसी में पहुंच गई है गुस्से में। तो वहाँ के पुलिस थाने से फ़ोन आया, तो हम लोगों ने खैर वहाँ से सारी बात करके, चाइल्ड लाइन से बात करके बच्ची को मंगवाया। तो वो कह रही थी कि मैं घर नहीं जाऊँगी अभी, क्योंकि मैं थी नहीं लखनऊ में। और फिर उसके लड़की के मामा से लेकर के सारे लोग फिर यहाँ पर आ गए और धमकी देना शुरू कर दिए, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा और इस तरह की मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई कि मैं रहने नहीं दूंगा लखनऊ में। तो ऐसे केस तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारा जो देश है, जिस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं, उसमें ये मैटर नहीं करता। किसी भी संगठन को आर्थिक उसको मजबूती चाहिए होती है। आपका संगठन, जैसा हमने हमारे संज्ञान में, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इतने लोगों की आप जिंदगी संवारती हैं, जाहिर तौर पर पैसे की भी एक कारण होता है। किस तरह से आपको, कैसे इसको चलाते हैं, और क्या कभी आपको ऐसा हुआ कि मतलब जितनी भी सरकारें हैं तो उनकी तरफ से कभी कोई सपोर्ट, या कभी किसी सरकार ने कोशिश की हो कि आप इतना काम कर रहे हैं तो आपको और आपके जो संगठन को उसको मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक मदद करें? नहीं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन रेड ब्रिगेड लखनऊ है उसमें कोई भी सरकारी फ़ंड या बाहर का फ़ंड कोई भी नहीं आता है, और इसके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ। ठीक है, हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो, लेकिन हम अभी सरकारी फ़ंड से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मैं काम कर रही हूँ और जो मेरा संगठन का काम करने का तरीका है, और वो कई बार होता है कि हम कभी पैसा लेते हैं तो उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो अभी तो ऐसा हम लोगों ने कभी लिया नहीं है, और ये समाज की ये बड़ी ताकत है कि जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ करके वो सहयोग कर रहे हैं। कैसे जैसे कि किसी भी कैंपेन को हम लोग उठाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं 100 दिन 100 गाँव। 100 दिन 100 गाँव में है कि हम लोग 100 गाँव में जाकर के लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण, उनके इतिहास पे बात, उनकी ताकत को लेकर के बात करेंगे और टीम बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को खाने की ज़रूरत होगी भाई, जब काम करने जा रहे हैं तो खाने की ज़रूरत होगी, और किराया तो लगेगा ही क्योंकि गांव बगल बगल में नहीं है, और जाने के लिए हमको उस संसाधन की ज़रूरत होती है, और जो भी सिखाने के लिए जो भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिर हम समाज से अपील करते हैं। वो मैसेज द्वारा भी अपील करते हैं, मीटिंग बुला करके भी अपील करते हैं, और आजकल जो सोशल मीडिया तो बहुत है उससे अपील करते हैं, और आप लोगों के सहयोग से भी अपील करते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है। कोई 500 देता है, 50 रुपये भी देते हैं स्टूडेंट, 5000 भी देते हैं, 50,000 भी देते हैं। तो ऐसे ही अभी हम लोगों का पूरा काम चल रहा है। हाँ, संघर्ष में अपने लिए जो जीवन जीना होता है उसमें दिक्कत आती है। जो एक अपना जो खर्च है कि हाँ समाज के लिए आ रहा तो वो समाज में ही जाएगा, लेकिन अपने घर के जीवन के लिए वो तो संघर्ष रहता है। एक चीज़ होती ना कि जैसे कि ज़रूरतें तो पूरी होती, लेकिन शौक नहीं पूरे होते, वो चीज़। शौक को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 4 बहन हूं और एक भाई है, और घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे है। मेरे पिता भी कभी कभी काम कर लेते हैं, वो दैनिक मजदूरी करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं आज भी वो। तो वो पापा के ही उस पर निर्भर है, क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिलता है, और मेरे अभी सारे भाई बहन पढ़ रहे हैं। कभी कभी होता है कि हाँ कुछ ट्रेनिंग का, कुछ हम भी ट्रेनिंग जब देते हैं तो कुछ सहयोग हो जाता है। तो मुझे शौक तो नहीं करना है, लेकिन जीवन जीने के लिए एटलीस्ट खाने के लिए तो आपको चाहिए। ठीक है, घर है, लेकिन घर में बिजली अगर जल रही है तो बिजली का पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो जो हमारे साथ लड़कियां काम कर रही हैं, अगर मैं भी काम कर रही हूँ वहाँ पे, तो हमारा जो खुद का जीवन, निजी जीवन है, उसको जीने में मुश्किल होती है।
आप एक रोल मॉडल हैं बहुत से लोगों के लिए। हम जानना चाहते हैं कि अभी भी जब आप समाज में आपने जिस चीज़ की नींव रखी, अभी हम इंटरव्यू से पहले हम लोग की जब कन्वर्सेशन हो रहा था, हमने आपसे सवाल पूछा था कि जिस संगठन के, जिस उद्देश्य के लिए आपने संगठन की नींव रखी, और फिर भी आज समाज में जब ऐसी घटनाएं आप देखते हैं तो वो स्थिति बहुत अजीब होती है। हाँ, निराशा तो होती है। जैसे अभी जब उषा विश्वकर्मा ने ये काम शुरू किया था तो उनके खुद की लड़ाई थी, उनके अस्तित्व की लड़ाई थी, वो ताकत कैसे ला पाए उसकी लड़ाई थी। और लेकिन धीरे धीरे समाज ने, लोगों ने ये काम को सामाजिक काम बना दिया कि हाँ, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने अपने आप को बचाया। तो समाज में बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या कर सकती हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा और उसको मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन अभी जो मैं देखती हूँ कि बहुत लोग आते हैं, आप भी आए कि आपको इतना सम्मान मिला है और आपकी अचीवमेंट है, तो इट्स योर सक्सेस। यस, तो ये सफलता दिखाई जाती है। तो मुझे लगता है कि मेरी ये सफलता नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये काम शुरू किया था कि मैं अपनी ताकत को लेकर के काम कर रही थी कि एक लड़की में आत्मविश्वास कैसे आए। तो वो जो एक बात है वो अभी पूरी नहीं हो पा रही है। आप जिस तरह की गाँव में घटना हो रही, शहरों में घटना हो रही है, कि वो हम एक कब फील करेंगे कि जब एक लड़की घर के बाहर निकले तो उसको ये महसूस ना हो कि रात जैसे ही होती है तो दिमाग में घंटी बजती है, शाम हो रही है। वो कैसी भी लड़की हो, वो चाहे घरों में काम करने वाली लड़की हो, चाहे सब्जी बेचने वाली लड़की हो, या ऑफिसों में, बड़े बड़े ऑफिसों में काम करने वाली हो, या फिर आप क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे ही शाम होती है, वो ऑफिस वालों को भी और आपके भी दिमाग में एक मानसिक रूप से वो टन होता है, वो शाम हो गई। तो वो एक जो डर है, हमें भूत का डर नहीं है, हमें किडनैपिंग का उतना डर नहीं है, लेकिन जो एक प्रेशर, सामाजिक प्रेशर बनाया गया है कि हमारे साथ जब भी हादसा होगा तो मेरी इज्जत से लेके जोड़ा जाएगा। तो उस भय से कैसे मुक्त हो, एक जो जीवन में एक सपना है, और मुझे लगता है सभी का सपना है, सब औरत का सपना है कि कैसे हम एक निर्भीक नारी और खुशहाल नारी हो। तो उसको लेकर के वो जो एक उद्देश्य था मेरा, तो अभी मुझे लगता है कि वो पूरा नहीं हुआ। ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी कि नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत धीमी गति से है। आपके संगठन के द्वारा अब तक कितनी महिलाओं, कितनी बच्चियों की जिंदगी संवरी है? सॉरी, तो ये इसको तो मैं अभी जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अभी तक का जो हमारे संगठन है, क्योंकि हमारे संगठन का उद्देश्य है कि एक लड़की में आत्मविश्वास कैसे आए, तो अभी तक का जो लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण, उनकी ताकत पे बात और उनके साथ बातचीत जो होती है, तो हम लोगों ने पूरे देश में 1,57,000 लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए। 1,57,000? हाँ जी, इतना बड़ा आंकड़ा। हाँ, ये तो हमारे पास आंकड़े हैं, और जो बाकी हम लोग जो सिखाते हैं, और ये सारी अभी हमने उसको काउंट नहीं किया है। तो इस बात की खुशी है कि जिन लड़कियों के साथ हम लोग एक बार रूबरू हो जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो ये खुशी है कि जब वो ये ट्रेनिंग लेती हैं और फिर फ़ोन करती हैं कि आज मैंने अपने आप को बचाया, आज मेरा आत्मविश्वास बना, आज मैं टैक्सी में बैठी थी तो मुझे बगल वाला छेड़ा था, मैं उसको एक दे के आई हूँ। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, ना कि ये एक्शन का रिएक्शन जब होता है। जी। अंत में हम चाहेंगे आपसे कि जो आप काम कर रहे हैं, जो उद्देश्य के साथ आपने संगठन की नींव रखी, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अभी भी जैसे पूर्व में आपने बोला वो चीज़ हो नहीं पा रही, उन तमाम सर्वाइवर्स के लिए, बिकॉज यू आर द रोल मॉडल फॉर लॉट्स ऑफ वुमेन, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही, मैंने जो अभी अपना जो तकिया कलाम या फिर अपने आप को जो देखा है कि जैसे बोलते हैं ना कि अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, अबला तेरी यही कहानी। तो एक जो इसको उलट देना चाहिए। आंचल में है दूध, आंखों में है चमक, आंचल में है दूध, आंखों में है चमक, दुनिया में है तेरी ही दमक।
तो मुझे लगता है कि ये एक हर औरत को, हर लड़की को महसूस करना चाहिए, और जिस दिन वो ये महसूस करेगी कि उसको स्त्री होने पे गर्व है, तो इस तरह की जो समस्या है वो बहुत छोटी हो जाती है और उससे उनको निपटना आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहिए। शुक्रिया। और पूर्व में हमारी बात हुई कि हम जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं उनके लिए हम कुछ लाइंस बोलते हैं, क्योंकि आप ऐसे काम कर रहे हैं तो कुछ लाइंस तो बनती हैं। अगर ये नहीं किया तो ये इनजस्टिस होगा। और इस इंटरव्यू को इसी के साथ ओवर कर देंगे। आपके लिए है और उन तमाम महिलाओं के लिए है कि मैं फिर से उस नए कल की तलाश में हूँ, जो खो गया है उस अस्तित्व को पाने की आस में हूँ। ये रंजिशें, ये साजिशें हर दौर में मेरी राह की दीवार सी है। मैं फिर भी उस अंधकार में एक प्रकाश को लाने के प्रयास में हूँ। बहुत सुंदर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत उम्मीद करते हैं कि फिर से हम एक नए टॉपिक पे एक बार फिर से आप ही के साथ रूबरू होंगे। शुक्रिया। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।